क्लियर है? चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। फ्राइडे को हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता की समाज को समझना शुरू किया था। तो देखो मैंने तब भी बताया था कि जब भी पेन नहीं चल रहा है यार, कि किसी भी काल का समाज पढ़ोगे तो उसका स्वरूप क्या है। भाई भारत का समाज है तो वर्ण जाति तो खोजना होगा, और रहन सहन क्या है, खान पान क्या है, और मनोरंजन क्या है। ये 5 चीजें हैं। भारत में किसी भी समाज की बात करो, इस 5 चीजों पे हमें काम करना होता है। ये कॉन्सेप्ट बना लो। आप लोग कहते हैं ना कि सर हिस्ट्री बहुत भारी है, मैं कहता हूं नहीं यार बहुत हल्की है। तो ऐसा क्यों कहता हूं? इसलिए कहता हूं कि उसका अपना एक कॉन्सेप्ट है। अब यही वैदिक समाज पे लागू होगा, यही मौर्य समाज पे लागू होगा, यही बुद्धकालीन समाज पे लागू होगा, यही गुप्तकालीन समाज पे लागू होगा। और आप लोग उसे क्या करते हो, स्कैटर्ड करके देखते हो, एक एक करके देखते हो। और मैं हमेशा कहता हूं कि एक एक करके नहीं देखो, जैविक रूप में देखो। ठीक है? तो कोई भी समाज होगा उसमें इस 5 बिंदु पे बात होगा। मैंने उस दिन आपको समझाया था कि भाई ये मातृसत्तात्मक है। तो मातृसत्तात्मक क्यों है? तो भाई इसका कारण है कि वहां पर धर्म और व्यवसाय, तो धर्म वहां का क्या है, मातृदेवी प्रमुख देवी है, और मातृदेवी से ही उन्होंने इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति को बताया है, इसलिए वो मातृसत्तात्मक है। और व्यवसाय में क्या है, वो उद्योग और व्यापार आधारित है, उदारवादी मानसिकता है। तो वहां पर वो क्या है कि संतान के रूप में उन्हें पुत्र पुत्री कुछ भी प्राप्त हो, टेंशन वाली बात नहीं है। तो इसको मैंने विस्तार से समझाया था फ्राइडे को। जो बच्चे नए जुड़े हों कोई टेंशन की बात नहीं, वो अगला सीडी लेके देख लेंगे। जहां तक वर्ण एवं जाति की बात है, तो भाई मैंने पहले उस दिन भी कहा था कि हम सिंधु घाटी सभ्यता के लिपियों को पढ़ने में सक्षम नहीं हैं, और पुरातत्व के आधार पर सिर्फ इतना कह सकते हैं कि एक वर्ग विभेद दिखता है। वर्ग विभेद दिखने का मतलब क्या हुआ कि वहां का नगरीकरण देखें तो नगरीकरण में 2 टीले हैं, अपर एंड लोअर। तो अपर में बड़े बड़े मकान हैं, बड़ी सड़कें हैं, गलियां चौड़ी हैं। तो इसका मतलब वहां पर जो है पूंजीपति वर्ग रहते थे, और लोअर टीले के मकान छोटे हैं, गलियां सकरी हैं, रोड बहुत छोटी हैं। तो इसका मतलब है वहां गरीब वर्ग के लोग रहते हो। तो वर्ग विभेद दिखता है, लेकिन वर्ण और जाति इसलिए नहीं दिखती है क्योंकि उसको हम लोग उसके लिटरेचर्स को पढ़ने में सक्षम नहीं है।
ठीक है। अब बात रही रहन सहन, तो देखो इसमें दो हिस्सा होता है हमेशा। एक भाई महिला का क्या है और दूसरा पुरुष का क्या है, ठीक है। ये दो चीजें हमें देखना होता है। तो तुम लोग बेहतर तरीके से जानते होंगे कि मोहनजोदड़ो से हमें एक कांसे के नृत्यांगना की मूर्ति मिलती है, ठीक है। और उस मूर्ति के आधार पर हम वहां के महिलाओं का रहन सहन आसानी से पकड़ सकते हैं। जो नृत्यांगना मिली है वो साड़ी पहने हुई है। इसका मतलब है कि सिंधु घाटी सभ्यता में सूती कपड़े होते थे। तो इसका सीधा तात्पर्य है कि सिंधु घाटी सभ्यता में, ठीक है, निश्चित तौर पर कपास होता था। और जैसा इतिहासकारों का मानना है कि कपास मानव सभ्यता को प्रदान करने का श्रेय इंडस वैली के लोगों को है। और वो कपास से धागा बनाने और उस धागा से बुनाई करके कपड़ा बनाने की टेक्नोलॉजी से परिचित थे। देखिए कितना चीज पकड़ा रहा है कि वहां पर कपास का उत्पादन होता था, उससे धागा बनाने की कला विकसित थी, उससे कपड़ा बनाने की कला क्या थी, विकसित थी। तो कुल मिला के यदि हम देखें तो वहां पर ओवरऑल एक सूती वस्त्र निर्माण की पूरी कला विकसित है। और वो महिला साड़ी पहनी है और ऊपरी अंग को, सीने को एक कपड़े के टुकड़े से बांधी हुई है। तो इसका मतलब है कि कपड़े की सिलाई की प्रक्रिया वहां नहीं शुरू हुई थी, ठीक है। अब वो महिला उंगलियों में बिछिया, पैरों में कड़ा, कमरबंद, हाथों में चूड़ियां, बाजूबंद और गले में क्या पहनी हुई है, हार पहनी हुई है। एक पूर्ण सुसज्जित आभूषण से भरी महिला है, जिन्होंने प्रत्येक अंग में आभूषण पहने हुए हैं। तो इसका मतलब है कि श्रृंगारिक तो महिला थी ही, और सिंधु घाटी सभ्यता में आभूषण निर्माण की कला भी विकसित थी। अर्थात धातु प्रगलन, रासायन उद्योग उन्नत था। वो लघु कुटीर उद्योग में ही सही, लेकिन था। तो इसके लिए आप उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं कि चहुंदरों से हमें मृण मूर्तियां बनाने की कारखाने का अवशेष भी प्राप्त हुआ है, माला बनाने की। महिला काजल भी लगाई हुई है, अच्छे बालों में जूड़ा बनाए हुई है, और हमें चहुंदरों से काजल लगाने के तांबे के स्टिक भी मिले हैं। तो एक पूर्ण श्रृंगारिक महिला है। क्या है? पूर्ण श्रृंगारिक। उन्होंने साड़ी भी पहन रखी है, आभूषण भी पहन रखी हैं, काजल, लिपस्टिक इत्यादि जैसी चीजें भी लगा रखी हैं, बाल में जूड़ा बना हुआ था। अब आप स्वयं अनुमान लगाइए कि एक नृत्यांगना जब इतनी सुसज्जित है तो सामान्य रूप से घरेलू महिलाओं का सम्मान बहुत ही ज्यादा रहा होगा, इसमें कहने की कोई जरूरत नहीं है। और जिस प्रकार से इन लोगों ने प्रयोग किया आभूषणों का, उससे वहां की मजबूत अर्थव्यवस्था की भी हमें जानकारी मिल रही है।
और अब दूसरी चीज देखो कि पुरुष, तो हड़प्पा से हमें एक प्रस्तर की प्रतिमा मिली है जो कि पुजारी का है। उसमें आप देखेंगे कि वो पुरुष जो है एक धोती लपेटे हुए है, जैसे आजकल सन्यासी लपेटते हैं कि एक ही टुकड़े को लपेटते लपेटते और उसी से बॉडी को ढकते हुए गर्दन में बांध लेता है, उसी टाइप का है। या आधुनिक युग की महिला की साड़ी जैसी होती है, कुछ कुछ उसी प्रकार से है। और वो पुरुष उंगलियों में अंगूठी, हाथ में कड़ा पहने हुआ है, मतलब आभूषण प्रिय है। गर्दन पे अंगरखा रखा हुआ है जिसको हम लोग टाविल गमछा कहते हैं, और दाढ़ी भी है, मूछ भी है, बाल भी है, लेकिन बेतरकीब नहीं है, बिल्कुल कंघी किया हुआ है। तो इससे स्पष्ट लग रहा है कि वहां की महिला हो या पुरुष हो, सभी के सभी पूर्ण रूपेण श्रृंगारिक हैं और श्रृंगार प्रिय हैं, और वहां की अर्थव्यवस्था मजबूत है। तो भाई ये वहां की रहन सहन हुआ। अब वहां का खान पान क्या होगा? तो देखो, खान पान हमेशा भौगोलिक परिस्थिति पे निर्भर करता है। आप किस भौगोलिक कंडीशन में हैं और वहां पर उत्पादन किस चीज का है, उस पर आधारित होता है क्या ये वहां का खान पान। भाई वही गेहूं की रोटी हम भी खाते हैं, यूरोपियंस भी खाता है, वो ब्रेड बना के खाता है, अपन तवे पे सिझा के खाते हैं। तो अब स्वाभाविक है वही ब्रेड हम और आपको देगा तो हम और आप उसे नाश्ता ही मानेंगे, कभी भी भोजन नहीं मान सकते। जबकि वो रोटी खाना पसंद नहीं करते हैं। तो ये अपनी भौगोलिक परिस्थितियां हैं। और अब आपको यहां देखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता, या अपने ही देश में देख लो, पूर्वी भारत का भोजन अलग है, दक्षिण भारत का भोजन अलग है, पश्चिम भारत का भोजन अलग है, उत्तर का अलग है, पश्चिमोत्तर का अलग है। और हम लोग अपने अपने भौगोलिक कारकों के आधार पर भोजन को पसंद करते हैं। जहां तक बात है कि सिंधु घाटी सभ्यता का, तो सिंधु घाटी सभ्यता में आप सब लोग बेहतर तरीके से जानते हैं 3 प्रकार की भौगोलिक परिस्थितियां थी। एक नदी घाटी का क्षेत्र था जहां हड़प्पा मोहनजोदड़ो जैसी बस्तियां थी। एक आपका इलाका मरुस्थलीय था, कालीबंगन वाला क्षेत्र। और तीसरा लोथल, रंगपुर वगैरह वाली जो क्षेत्र थी वो क्या थी, वो आपकी समुद्र तटीय क्षेत्र था। तो स्वाभाविक है जब भौगोलिक परिस्थितियां अलग होगी तो उत्पादन भी अलग अलग चीजों का। और जहां तक बात है पंजाब क्षेत्र वाला, नदी घाटी क्षेत्र वाला, तो वहां पर आपको गेहूं का उत्पादन होता था, हमें अवशेष भी मिला है। और कालीबंगन का जो क्षेत्र है वो जौ उत्पादन करता था। और जो बंगाल का क्षेत्र है, जो आपका लोथल और रंगपुर कालीबंगन का क्षेत्र है, जो क्षेत्र है वो आपका क्या है, वो चावल और बाजरा का उत्पादन करते थे। पंजाब गेहूं का, और राजस्थान कालीबंगन का क्षेत्र जौ का,
और समुद्र तटीय क्षेत्र जो हैं वो चावल और बाजरे का खेती करते थे और ये आपस में एक दूसरे से आदान प्रदान, इसी कारण व्यापार भी डेवलप हुआ था। क्योंकि हमें कालीबंगन से भी धान के भूसी और चावल का अवशेष मिला है, तो इसका मतलब है एक दूसरे से एक्सचेंज, व्यापारिक गतिविधियों के द्वारा वो परिवर्तित एक दूसरे के यहाँ आते जाते भी थे। और इन सब के साथ साथ हमारे जो दाल का प्रयोग होता था वो मटर का हमें अवशेष मिला है। तो इसका मतलब है कि भारत का सबसे पुराना दाल मटर है। ठीक है। जहां तक तेल की बात है तो तिल और सरसों का प्रयोग करते थे, क्योंकि हमें बनावली से सरसों का अवशेष भी प्राप्त हुआ है। ठीक है। फल के रूप में केले, खरबूजे, नींबू, अंजीर, इन सब के बीजों का अवशेष प्राप्त हुआ है। ये इस प्रकार के फल का प्रयोग करते थे। और साथ ही साथ आप देखोगे कि मीठे के रूप में ये शहद का प्रयोग करते थे। जंगली गन्ने का भी अवशेष मिला है। लेकिन यहाँ पर बात ये है कि क्या ये इस गन्ने से गुड़ वगैरह निकालने में सक्षम थे, वो तकनीक उन्हें जानकारी थी, इसकी हमें कोई जानकारी नहीं मिलती है। तो इस प्रकार आप देखते हो कि सिंधुवासी अपने भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार उत्पादन करते थे और आपसी व्यापार भी अनाजों का करके एक दूसरे को संतुलित भी किया करते थे। तो ये मांसाहारी भी थे और शाकाहारी भी थे। क्योंकि हमें मछली के कांटे और जानवरों के छोटे छोटे हड्डियों का अवशेष भी मिला है। हमें मछली फंसाने का हुक जो होता है वो तांबे का बना हुआ गणेश्वर से और हड़प्पा से अवशेष भी प्राप्त हुआ है। तो इसका मतलब है कि ये शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे। जहां तक इनके मनोरंजन की बात है मेरे भाई, तो इन्होंने ये चौसर का खेल खेलते थे। दूसरी बात कि भाई आपने अभी पढ़ा कि एक महिला नृत्यांगना की मूर्ति मिली है, तो स्वाभाविक सी बात है नृत्य मनोरंजन का साधन होगा, और यदि नृत्य होगा तो संगीत भी रहा होगा। तो इस प्रकार इनके ये मनोरंजन के साधन के कुछ अवशेष हमें प्राप्त होते हैं। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता की क्या थी, समाज थी कि भाई इनका स्वरूप मातृसत्तात्मक है, वर्ण जाति का पता नहीं है, रहन सहन पूर्ण श्रृंगारिक था, खान पान भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप था, मनोरंजन के रूप में भी कुछ चीजें इनके पास उपलब्ध थी। ये एक मोटा कॉन्सेप्ट हुआ जिसे अब आप समझ ही लिए होंगे। अब इसे आप लिख लो। चलो शुरू करो, अपना कॉपी कलम निकाल लीजिए। लिखोगे हड़प्पा से प्राप्त पुरातात्विक उपलब्धियों के आधार पर पुरातात्विक उपलब्धियों के आधार पर इस काल के समाज की कल्पना की जा सकती है। हमें इस समाज के लोगों से इस समाज के लोगों की वेशभूषा,
खान पान, व्यापार, शिल्प कलाएं, तथा विभिन्न सामाजिक समूहों के प्रति जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पैराग्राफ बदल लोगे। यदि आप लोगों को लिखने में दिक्कत जाए, माने मान लो हम फास्ट हैं, आप लोगों को लग रहा है कि थोड़ा और स्लो है, तो आप टाइप करके भेज सकते हैं, लेकिन छूटना नहीं चाहिए। क्योंकि आप मेरे समीप नहीं हैं, इसलिए मैं देख नहीं पा रहा हूं कि आप लिख रहे हैं कि छोड़ रहे हैं। कि जो भी कंडीशन हो वो उस हिसाब से आप हमें क्या करोगे, लिख के भेजोगे। ठीक है, चलिए पैराग्राफ बदलोगे। सिंधु घाटी सभ्यता एक मातृ प्रधान सभ्यता है। ऐसा वहां से प्राप्त अवशेषों के आधार पर कहा जा सकता है। वहां से प्राप्त अवशेषों के आधार पर कहा जा सकता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मातृदेवी की प्रतिमा से यह स्पष्ट होता है कि प्रकृति की उत्पत्ति मातृदेवी के गर्भ से हुआ है। अतः धार्मिक मान्यता के आधार पर यह कहा जा सकता है कि ये मातृपूजक थे। इनकी अर्थव्यवस्था वाणिज्यवादी थी।
वाणिज्यवादी थी। इस अर्थव्यवस्था में भी समाज मातृ प्रधान होता है। समाज मातृ प्रधान होता है। अतः हम कह सकते हैं कि धार्मिक और आर्थिक कारणों से यह सभ्यता मातृ प्रधान हो सकती है। अब पैराग्राफ बदलिएगा। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का रहन सहन कैसा होगा? हड़प्पा के लोगों का रहन सहन कैसा होगा? यह वहां से प्राप्त अवशेषों से हमें जानकारी मिलती है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांसे की नृत्यांगना मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांसे के नृत्यांगना के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि महिलाएं पूर्ण श्रृंगारिक होती थी। वह महिलाएं साड़ी पहनी हुई है। साथ ही साथ ऊपरी तन को एक सूती वस्त्र से ढके हुई है। वस्त्रों में सूती कपड़ा सबसे महत्वपूर्ण था। क्योंकि सिंधुवासी
कपास से भी परिचित थे, कपास से भी परिचित थे। और कपास से वस्त्र निर्माण तकनीक से भी परिचित थे, और कपास से वस्त्र निर्माण तकनीक से भी परिचित थे। नृत्यांगना ने औंठियां, कमरबंद, औंठियां, कमरबंद, कंगन, गले और हाथों में आभूषण पहनी है। आंखों में काजल लगाई हुई है, आंखों में काजल लगाई हुई है। बालों में जूड़ा बनाई हुई है। हड़प्पा से प्राप्त पुरोहित के प्रस्तर प्रतिमा से, हड़प्पा से प्राप्त पुरोहित के प्रस्तर प्रतिमा से पुरुषों को सामान्यतः एक ऐसे पहनावे में दिखाया गया है, एक ऐसे पहनावे में दिखाया गया है जिससे उनके शरीर का निचला भाग लपेटा रहता था, लपेटा रहता था, तथा वस्त्र का एक सिरा आधुनिक साड़ी के जैसे कंधे पर रखा जाता था, आधुनिक साड़ी की तरह कंधे पर रखा जाता था। पुरुष दाढ़ी, मूंछ और बाल भी रखते थे। दाढ़ी, मूंछ और बाल भी रखते थे।